एक 7 साल की बच्ची घर से बिस्कुट लेने निकलती है, मतलब ये एक ऐसा काम है जो हमारे और आपके मोहल्ले में रोज ही होता है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। हम आमतौर पर यही मानते हैं कि आस पड़ोस की वो छोटी सी दुकान ना सबसे सुरक्षित जगह होती है। लेकिन असम के डिब्रूगढ़ में बचपन की ये जो छोटी सी आज़ादी थी, वो एक बहुत ही खौफनाक घटना में बदल गई। सही कहा आपने। तो आज हम 18 मई 2026 की एनडीटीवी की एक रिपोर्ट का गहन विश्लेषण कर रहे हैं, जिसने हमारे परिचित माहौल की सुरक्षा के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। देखिए, ये रिपोर्ट सिर्फ एक जघन्य अपराध का सीधा ब्यौरा नहीं है। जब हम इस खबर के तथ्यों को खोलते हैं तो ये हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि विश्वास का हनन कैसे होता है। बिल्कुल। और एक बच्चा किन गहरे मनोवैज्ञानिक आघातों से गुजरता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब समाज का वो सुरक्षा चक्र टूटता है ना, तो हमारा संस्थागत और कानूनी ढांचा कैसे काम करता है। सही कहा। तो हमारा मिशन आज ना इस पूरी घटना के हर एक पहलू की गहराई में जाना है। मतलब हम सिर्फ ये नहीं दोहराएंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम उन कारणों को समझेंगे जो अक्सर ऐसी खबरों के पीछे छुप जाते हैं। हम समझेंगे कि बच्ची तुरंत क्यों नहीं बोल पाई, पुलिस की गिरफ्तारी की टाइमलाइन क्या थी, इन विशिष्ट कानूनी धाराओं का तकनीकी मतलब क्या है, और स्थानीय समुदाय का आक्रोश इसमें क्या भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 14 मई 2026 का दिन था। असम के डिब्रूगढ़ जिले का नामरूप इलाका, वहां दिल्ली टी एस्टेट के पास की बात है। वहीं पर यह घटना हुई थी। हाँ, और रिपोर्ट के अनुसार एक 70 वर्षीय दुकानदार है खलीदुर रहमान, जिसे मुसा के नाम से भी जाना जाता है। उसने बिस्किट खरीदने आई उस 7 साल की बच्ची का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया। ये वाकई बहुत विचलित करने वाला है। परिवार और वहां के नामरूप आंचलिक गोरखा छात्र संघ का आरोप है कि उसने बच्ची को अपने घर के अंदर खींच लिया था। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि अपराधी हमेशा किसी अंधेरी गली या सुनसान सड़क पर नहीं मिलते। हाँ, वे हमारे समाज के उसी ढांचे के भीतर मौजूद होते हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। देखिए, इस मामले में ना वो उम्र का भारी अंतर बहुत अहम है। 7 साल और 70 साल का अंतर है ना? बिल्कुल, यही इस पूरी स्थिति को समझने की कुंजी है। तो मुझे इसी बात पर एक सवाल पूछना है। मतलब अक्सर हम इन घटनाओं को सिर्फ एक आपराधिक कृत्य की तरह देखते हैं, लेकिन अगर हम इसे पावर डायनामिक या शक्ति के असंतुलन के नजरिए से देखें तो क्या समझ आता है? देखिए, एक 7 साल के बच्चे के लिए ना, जो वयस्क या बड़े लोग होते हैं वो केवल बड़े नहीं होते, वो दुनिया के नियम तय करने वाले एक तरह के प्राधिकारी या अथॉरिटी फिगर होते हैं। हाँ, बच्चों को तो यही सिखाया जाता है कि बड़ों की बात माननी है। ठीक कहा, बच्चे का दिमाग ऐसे ही प्रोग्राम होता है। तो जब एक 70 वर्षीय व्यक्ति जिस पर समुदाय भरोसा करता है वो उस मासूमियत का फायदा उठाता है ना, तो ये केवल एक शारीरिक हमला नहीं होता। तो फिर ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर कैसे काम करता है? ये उस बच्चे के लिए पूरी दुनिया के तार्किक ढांचे का ढह जाना है। अपराधी इसी बात का फायदा उठाते हैं। वे उस परिचित होने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बच्चा इस भ्रम में रहेगा कि दादा ऐसा नहीं कर सकते, शायद मैं ही कुछ गलत समझ रही हूँ। बाप रे, ये बहुत ही डरावना सच है। और शायद यही भ्रम और डर हमें इस घटना के अगले हिस्से तक ले जाता है, जो मुझे रिपोर्ट पढ़ते हुए सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। वो क्या? देखिए, घटना 14 मई को हुई, लेकिन एफआईआर और गिरफ्तारी 16 मई को हुई। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। रिपोर्ट बताती है कि आरोपी ने उस बच्ची को धमकी दी थी। हाँ, और ये चुप्पी समझना बहुत जरूरी है। वही तो, मतलब एक 7 साल की बच्ची के दिमाग पर ऐसी धमकियों का क्या असर होता है? वो अपने घर में थी, माता पिता के सामने थी, फिर भी वो चुप क्यों रही? इसे समझने के लिए ना हमें मानव मस्तिष्क के जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उन्हें गहराई से देखना होगा। अच्छा? जब हम किसी बड़े खतरे का सामना करते हैं तो अक्सर फाइट या फ्लाइट के बारे में सुनते हैं। हाँ, मतलब लड़ो या भागो। बिल्कुल, लेकिन बच्चों के मामले में विशेष रूप से जब हमलावर बहुत शक्तिशाली हो तो दिमाग एक तीसरी स्थिति में चला जाता है। इसे फ्रीज रिस्पॉन्स या सुन्न हो जाना कहते हैं। तो ये फ्रीज रिस्पॉन्स असल में काम कैसे करता है? क्या ये घर के उस इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह है जहां अचानक बहुत भारी वोल्टेज आ जाए तो तारों को जलने से बचाने के लिए मेन फ्यूज अपने आप उड़ जाता है? अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। बच्ची के अवचेतन मन ने भी ना उस अत्यधिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक वोल्टेज को सहने में असमर्थ होने पर अपने सिस्टम को शट डाउन कर लिया, ताकि वो पूरी तरह से टूट ना जाए। हाँ, जब वो 70 वर्षीय व्यक्ति उसे धमकी देता है तो 7 साल के बच्चे के पास ये तार्किक क्षमता नहीं होती कि वो आकलन कर सके कि धमकी असली है या खोखली।
उसके लिए तो वो पूर्ण सच है। बिल्कुल, उसे लगता है कि अगर उसने मुंह खोला तो सचमुच उसके माता पिता मारे जाएंगे। इसलिए उसका दिमाग उस सच को अंदर ही अंदर दबाकर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। तो ये चुप्पी सच छिपाना नहीं था, बल्कि वो उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म था। लेकिन रिपोर्ट आगे बताती है कि वो ट्रॉमा अंततः उसके लिए असहनीय हो गया और तब जाकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है कि हम अपने घरों में कैसा माहौल बनाते हैं। बाल शोषण के मामलों में ये जो खुलासे का क्षण होता है ना, ये सबसे नाजुक होता है। मतलब जब बच्चा पहली बार किसी को बताता है। हाँ, उस बच्ची ने उस फ्रीज अवस्था को तोड़ा। ये तभी संभव हो पाया क्योंकि उसे अपनी माँ में एक ऐसा सुरक्षित स्थान दिखा जो उस धमकी के डर से कहीं अधिक मजबूत था। ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार का माहौल कैसा है। बिल्कुल, जब बच्चे को लगता है कि उसे सुना जाएगा और उस पर शक नहीं किया जाएगा, तभी वो इतना भारी सच साझा कर पाता है। और जैसे ही ये सच सामने आया ना, चीजें बहुत तेजी से बदली। नामरूप पुलिस स्टेशन में केस नंबर 11 दर्ज किया गया। 16 मई को पुलिस ने आरोपी खलीदुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, और ये गिरफ्तारी बहुत अहम है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहती हूँ। लोग कह सकते हैं कि 14 मई को घटना हुई और 16 मई को गिरफ्तारी। पुलिस ने 2 दिन क्यों लगा दिए? क्या बाल यौन शोषण के मामलों में ये समय सबूत नष्ट होने के लिए काफी नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज संदेह है, लेकिन हमें यहाँ घटनाक्रम को समझना होगा। पुलिस ने कार्रवाई करने में 48 घंटे नहीं लगाए। तो फिर क्या हुआ? असल में बच्ची के उस फ्रीज रिस्पॉन्स और खुलासे की प्रक्रिया ने समय लिया। पुलिस तब तक हरकत में नहीं आ सकती जब तक अपराध की रिपोर्ट ना हो। ओहो, मतलब जब तक शिकायत नहीं हुई प्रशासन को पता ही नहीं था। बिल्कुल। जैसे ही परिवार ने चुप्पी तोड़ी और प्रशासन तक पहुंचे, तंत्र ने बिना समय गंवाए काम किया। तो हम इसे पुलिस की त्वरित कार्रवाई ही मानेंगे। हाँ, ऐसी स्थितियों में आरोपी अक्सर मानकर चलता है कि धमकी काम कर रही है। पुलिस की इस तुरंत गिरफ्तारी से आरोपी को सबूत मिटाने या गवाहों को डराने का मौका नहीं मिला। चलिए अब थोड़ी कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ भारी भरकम कानूनी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 का जिक्र है। ये समझना बहुत जरूरी है। वही, एक आम इंसान के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि जमीनी स्तर पे इसका क्या मतलब है। ये धाराएं एक 70 साल के आरोप के लिए किसी सामान्य कानून से अलग कैसे हैं? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़े ना, तो ये धाराएं केवल सजा के साल तय नहीं करती, ये अदालत में न्याय मांगने के पूरे तरीके को बदल देती हैं। अच्छा, वो कैसे? पहले पॉक्सो की बात करते हैं। इसकी धारा 6 संगीन भेदन यौन हमले के लिए लगाई जाती है। यहाँ संगीन या एग्रेवेटेड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संगीन मतलब जब स्थिति और भी गंभीर हो जाए। हाँ, ये तब लागू होता है जब उम्र का फासला बहुत ज्यादा हो या जब अपराधी भरोसे की स्थिति में हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि अदालत में ये साबित करना आसान हो जाता है कि उस 70 साल के दुकानदार ने अपनी उम्र और स्थिति का फायदा उठाया? बिल्कुल। सामान्य आपराधिक कानूनों में ना, ये साबित करने का पूरा बोझ पीड़ित पर होता है। हाँ, लेकिन पॉक्सो जैसे सख्त कानूनों में एक प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट यानी दोष की पूर्वधारणा शामिल हो जाती है। मतलब अदालत पहले से ही उसे दोषी मानकर चलती है। हाँ, विशेषकर उसकी मानसिक स्थिति या इरादे के संदर्भ में। अदालत ये मानकर चलेगी कि आरोपी ने ये काम आपराधिक इरादे से ही किया है, जब तक कि वो खुद इसे गलत साबित ना कर दे। बाप रे, ये तो आरोपी के लिए कानूनी खामियों से बचना लगभग असंभव बना देता है। बिल्कुल। और ये BNS की धारा 65(2) क्या है? हमने देखा है कि हाल ही में IPC की जगह BNS ने ले ली है। BNS की धारा 65 विशेष रूप से बलात्कार के अपराधों को कवर करती है, और इसका उपखंड 2 उन मामलों के लिए है जहां पीड़ित एक निश्चित आयु, जैसे 12 या 16 वर्ष से कम हो। तो दोनों कानूनों का एक साथ इस्तेमाल होना मतलब चार्जशीट बहुत मजबूत हो गई है। बिल्कुल। पॉक्सो और BNS का एक साथ इस्तेमाल पुलिस की तरफ से एक डबल लॉक की तरह है। इससे कोई तकनीकी ढील नहीं बचती। इस रिपोर्ट में एक और विवरण है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की अनिवार्य मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है और उसे डिब्रूगढ़ के चाइल्ड केयर होम भेज दिया